वीडियो गेम्स की दुनिया में ना शुरू से ही एक खामोश जंग चल रही है। ये कोई तलवारों या बंदूकों की जंग नहीं है। ये लड़ी जाती है कोड की लाइनों से। एक तरफ हैं गेम बनाने वाले जो अपनी मेहनत अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं हैकर्स जो सुरक्षा की दीवार में हर छोटी से छोटी दरार को ढूंढने में लगे हैं। तो आज हम इसी कभी ना खत्म होने वाली जंग के कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए जरा 2009 में चलते हैं। यूबीसॉफ्ट में असैसिन्स क्रीड 2 लॉन्च किया और उसके साथ ही एक नई बहुत ही दाद सुरक्षा। वो क्या थी कि गेम खेलने के लिए आपका इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट रहना जरूरी है। उन्हें लगा बस ये है पायरेसी का पक्का इलाज, एक ऐसा डिजिटल किला जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। लेकिन ये किला जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च हुए थे और जिसे अनक्रैकेबल कहा जा रहा था, जानते हैं कितनी देर टिका? सिर्फ 14 दिन। जी हां, हैकर कम्युनिटी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई एक गेम को क्रैक करता कैसे है? तो ये समझने के लिए कि आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमें इस लड़ाई के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। हम शुरू करेंगे पुराने ज़माने की फिजिकल चाबियों से, फिर देखेंगे आज के हैकर्स के डिजिटल हथियार। हम समझेंगे कि ये डीआरएम आखिर है क्या, डिनोवो नाम के फाइनल बॉस का सामना करेंगे, और आखिर में पायरेसी के पीछे की सही गलत की दुनिया को भी जानेंगे। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है एक बहुत ही सीधे साधे समय से, जब किसी गेम की सुरक्षा एक ऐसी चीज थी जिसे आप सच में छू सकते थे। 80 के दशक में सबसे पहली सुरक्षा क्या थी? बस फ्लॉपी डिस्क के पीछे लिखा एक सीरियल की। लेकिन हैकर्स ने क्या किया? उसे आपस में शेयर कर लिया। तो फिर डेवलपर्स ने गेम मैनुअल के अंदर कोड छिपाने शुरू कर दिए। हैकर्स का जवाब? उन्होंने पूरा का पूरा मैनुअल ही स्कैन करके ऑनलाइन डाल दिया। फिर 90s के दशक में आई सीडी रोम्स। लगा कि अब फिजिकल डिस्क ही असली सुरक्षा है। पर फिर वही हुआ, हैकर्स ने गेम को धोखा देने के लिए पैच बना दिए। ये तो एक चूहे बिल्ली का खेल था जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर लड़ाई का मैदान ही बदल गया। जंग फिजिकल दुनिया से निकलकर 0 और 1 की डिजिटल दुनिया में आ गई, और जाहिर है हैकर्स के हथियार भी बदल गए। अब देखिए, हैकर्स का तरीका समझने के लिए हमें गेम की भाषा को समझना होगा। डेवलपर्स जो कोड लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड। ये एक तरह से इंसानों के पढ़ने लायक ब्लूप्रिंट जैसा है, लेकिन कंप्यूटर को ये समझ नहीं आता। तो इस ब्लूप्रिंट को एक ऐसी मुश्किल भाषा में बदला जाता है जिसे सिर्फ मशीनें समझ सकती हैं। इसे कहते हैं कंपाइल्ड कोड। अब हैकर का काम क्या है? इसी मशीनी भाषा का वापस इंसानी भाषा में अनुवाद करना। आज के ज़माने में एक हैकर का प्रोसेस बहुत सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले वो गेम की एक ओरिजिनल कॉपी लेते हैं, फिर OLEDB जैसे डिबगर टूल से वो कोड को चलते हुए देखते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। वो उस एक पल की तलाश में होते हैं जब गेम चेक करता है कि ये असली है या नहीं। जैसे ही वो कोड मिलता है, वो आइडिया प्रो जैसे डीकम्पाइलर से उसका मतलब निकालते हैं। और आखिरी स्टेप, वो उस सवाल को ही कोड से हटा देते हैं जो पूछता है क्या ये गेम खरीदा गया है, और बस गेम का सर्वर से कनेक्शन कट जाता है। और हैकर्स की इसी प्रक्रिया से लड़ने के लिए डेवलपर्स ने अपना पहला बड़ा डिजिटल हथियार बनाया, DRM। DRM को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक क्लब का बाउंसर। सोचिए, जैसे क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा होकर चेक करता है कि आपका नाम गेस्ट लिस्ट में है या नहीं, बस DRM भी वही काम करता है। ये तकनीक लगातार गेम की असली होने की जांच करती रहती है। लेकिन अगर DRM सिर्फ एक बाउंसर है, तो फिर आता है डिनोवो, और डिनोवो इस खेल का असली फाइनल बॉस है। हैकर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती। और इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, अगर DRM वो बाउंसर है जो आपको सिर्फ दरवाजे पर चेक करता है, तो डिनोवो वो बाउंसर है जो आपके साथ अंदर आता है और आपके हर एक कदम पर नजर रखता है। ये बस एक बार की जांच नहीं है, ये लगातार होने वाली निगरानी है। डिनोवो की असली ताकत इसके कई सुरक्षा घेरों में है। ये एक ताला नहीं, ये एक पूरा किला है। ये गेम के कोड को एन्क्रिप्ट कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर ही छोटे छोटे टुकड़े खोलता है। ये हैकर्स को फंसाने के लिए कोड में नकली जाल बिछाता है। ये उन टूल्स को भी पकड़ लेता है जो इसे एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हों। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है जो गेम की कॉपी को सीधा आपके कंप्यूटर से जोड़ देता है। तो सवाल ये है कि इतने मजबूत किले को कोई तोड़ कैसे सकता है? इसका जवाब ताकत में नहीं, बल्कि बेहिसाब धैर्य में है। हैकर्स ने इसके लिए एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला है। वो गेम खेलते हैं, और हर बार जब डिनोवो गेम चलाने के लिए कोड का एक छोटा सा टुकड़ा डिक्रिप्ट करता है, तो हैकर्स फौरन कंप्यूटर की मेमोरी का एक स्नैपशॉट ले लेते हैं और उस टुकड़े को पकड़ लेते हैं। वो ये काम बार बार करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके पहेली के सारे टुकड़े जमा करते हैं। और जब सारे टुकड़े मिल जाते हैं, तब शुरू होता है असली मुश्किल काम, डिनोवो के बिछाए हुए सभी जालों को साफ करना। और यही तो असली चुनौती है। पूरा कोड हासिल करने के लिए हैकर्स को सचमुच में पूरा गेम खेलना पड़ता है। हर एक मिशन, हर साइड क्वेस्ट, गेम का हर एक कोना छान मारना पड़ता है।
और यही वजह है कि डिनोवो वाले गेम्स के क्रैक आने में महीनों लग जाते हैं। अच्छा, हमने कैसे के बारे में तो बहुत बात कर ली। अब वक्त है एक ज्यादा गहरे सवाल का, क्यों? आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन लोगों को किसी गेम को तोड़ने के लिए सैकड़ों घंटे लगाने पर मजबूर करती है? और ये बात हमें गेमिंग कल्चर के बारे में क्या बताती है? असल में कई हैकिंग ग्रुप्स के लिए असली मोटिवेशन पैसा नहीं बल्कि इज्जत है, रेप्यूटेशन है। जब भी कोई नई और मजबूत सुरक्षा आती है तो उसे सबसे पहले तोड़ने वाले ग्रुप का नाम हो जाता है। ये उनके लिए एक रेस की तरह है। इन टॉप लेवल ग्रुप्स के लिए ये रेस ही सब कुछ है। ये पैसे के लिए नहीं है, ये है एक शुद्ध तकनीकी चुनौती, शिकार का रोमांच और अपनी कम्युनिटी के अंदर उस पहाड़ पर सबसे पहले झंडा गाड़ने का सम्मान। और यहीं पर आकर ना कहानी और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये हैकर्स विलन नहीं हैं, बल्कि एक हैरान करने वाला तर्क ये भी है कि पायरेसी ने किसी न किसी तरह से गेमिंग को बचाया है। देखिए, एक तरफ लोग कहते हैं कि पायरेसी ने उन लोगों तक गेम्स पहुंचाए जो शायद उन्हें कभी खरीद नहीं पाते, और इसने कई पुराने गेम्स को इतिहास में खो जाने से बचाया है। वहीं दूसरी तरफ का तर्क भी सीधा है, इससे उन डेवलपर्स को बहुत नुकसान होता है जो अपनी जिंदगी और पैसा इन गेम्स को बनाने में लगा देते हैं। गेमिंग कम्युनिटी में ये नारा बहुत पॉपुलर है। ये उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जो लोग आजकल के डिजिटल ओनरशिप मॉडल से महसूस करते हैं। मतलब आप गेम खरीदते तो हैं, पर असल में उसके मालिक नहीं बनते, आपको सिर्फ उसे खेलने का एक लाइसेंस मिलता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जो इस पूरी बहस के दिल में है। अगली बार जब आप किसी डिजिटल गेम पर खरीदें का बटन दबाएं तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, आप असल में क्या हासिल कर रहे हैं? क्या आप एक प्रोडक्ट के मालिक बन रहे हैं या सिर्फ एक अनुभव किराए पर ले रहे हैं? हो सकता है इसका जवाब वीडियो गेम्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे।